हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई जानकारी लाया हूँ जो कि पीएफ से संबंधित है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ईपीएफ विड्रॉल एक साल में कितनी बार पैसा निकाल सकते हैं। देखें यहाँ नए नियम। तो गाइस, मैंने पेज को ऊपर किया, देख रहे हैं जैसा कि आप ये कुछ अंडरलाइंस हैं। ईपीएफ विड्रॉल एक साल में कितनी बार पैसा निकाल सकते हैं। देखें यहाँ नए नियम। जून से अगस्त 2020 तक भारत सरकार कर्मचारियों को ईपीएफ खाते में 3 महीने से नियोक्ता और कर्मचारी योगदान का भुगतान करेगी। नियोक्ता मतलब जो नियुक्त करता है आप लोगों को, और उसे गवर्नमेंट भुगतान करेगी। प्रोत्साहन 100 कर्मचारियों से व्यवसाय के लिए उपलब्ध है। उनमें 90% कर्मचारियों को प्रति माह 15,000 से कम कमाते हैं। गैर सरकारी संगठनों में ईपीएफ के योगदान से 12% से घटाकर, जैसे कि गाइस जो 15,000 से जो कम कमाते हैं उनका पीएफ पहले 12% कटता था, जो कि अब 10% घटाकर कर दिया गया है। और ईपीएफ निकासी जैसे विड्रॉल का है। विड्रॉल में क्या है, जिसे कभी पीएफ प्रोविडेंट फंड के रूप में जाना जाता है। इस कंपनी के योग्य कर्मचारियों अनिवार्य बचत सेवानिवृत्ति योजना, मतलब जो आपका बचा हुआ पैसा होता है जो पीएफ के द्वारा कटता है, यह फंड में बचत खाता होने के लिए जिसे कर्मचारी सेवानिवृत्त होने का टैप कर सकते हैं। कर्मचारियों अपनी मूल आय 12% मासिक ईपीएफ योगदान करना होता है। जैसे कि आपकी जितनी सैलरी कटती है उसका 12%। नियोक्ता उतनी ही राशि का योगदान कंपनी की तरफ से भी होता है। ईपीएफ खाते में पैसा डालते हैं, उसे हर साल ब्याज मिलता है। उसमें कर्मचारियों को ऐसे ही ब्याज मिलता है। एक बार कर्मचारी सेवानिवृत्ति होने के बाद भी ईपीएफ विड्रॉल के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब भी आपको आवेदन करना होगा तो आवेदन आप कर सकते हैं। और इससे आप इन परिस्थितियों में ईपीएफ से पैसा निकालने में संभव है। और ये देख रहे गाइस, ये 2022 का नियम है पीएफ का। और इसे आपको योगदान में जोड़ा जाता है। दूसरी ओर ईपीएफ खाते में पैसा किसी भी समय निकाला जा सकता है। इसमें आप कभी भी पैसा अप्लाई करके निकाल सकते हैं। इसके कुछ नियम हैं। बैंक खाते के विपरीत ईपीएफ खाता वही होता है गाइस जो आपका पीएफ कटता है। और जो पेंशन का पैसा होता है लंबी अवधि में सेवानिधि बचत योजना के हिसाब से आपको, जैसे कि आप पैसा नहीं निकालते तो आपको 60 साल के बाद आपको पेंशन के रूप में मिलता है। इसका फ़ायदा है आपको। और इसमें आपको ईएसआई जैसे जाते हो आप लोग, दवाई ववाई इन सब से आप ले सकते हो। धन्यवाद। और इसमें आपका कोई पैसा भी नहीं लगता। जो आपका पीएफ और ईएसआई फंड में जो कटता है उसी पैसे से आपका इलाज करवा सकते हैं आपका। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, पर इसमें 55 साल की आयु तक का नहीं जाता है। प्रारंभिक सेवानिधि में व्यक्ति को 54 वर्ष कम नहीं है। 54 वर्ष से कम नहीं है तो उस मामले में ईपीएफ 90% निकालने की अधिकृत करता है। आप ना 54% तक 90% तक आप पैसा निकाल सकते हैं। 54 साल की उम्र कम, 54 साल से अगर कम है आप अपना छुट्टी के कारण सेवानिवृत्ति में निकाल दिया जाता है, जो कि ईपीएफ कोर्स से प्राप्त वापसी लिया जा सकता है। ईपीएफ से धन निकालने के लिए ग्राहक को बेरोजगारी की घोषणा करनी होगी। जैसे कि गाइस आप कंपनी छोड़ते हैं या फिर कहीं वैसे काम कर रहे हैं, जब तक आप वहाँ से जॉब नहीं छोड़ते तो तब तक आप पीएफ नहीं अप्लाई कर सकते। केवल एडवांस क्लेम कर सकते हैं, जिसमें आपका 75 से 65 के बीच में आपका परसेंट जितना भी अमाउंट होगा उसका पैसा मिलता है।
और इसके बाद नीचे आ जाएंगे बेरोज़गारी। EPF कॉमर्स 75% निकालने की अनुमति देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी, आप 75% तक पैसा निकाल सकते हैं। बाकी 25% EPF खाते में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। बाकी अपने और जो अगर आप पूरा पैसा निकालना चाहते हो, इसके लिए आपका पूरा 100% आप निकाल सकते हो, लेकिन तो कुछ नियम होते हैं जो कि आपको आगे पता लग जाएंगे पुराने नियम में, लेकिन आप निकाल सकते थे इसमें थोड़ा, लेकिन ऑनलाइन की वजह से अब काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं। साल के अंतराल तो राशि लेता है इस घटना में। गाइस में जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, 5 वर्षों की EPF खाते में योगदान देता है। EPF कोष का पर एक छूट के लिए पात्र होता है अगर EPF खाते में योगदान में 5 साल का अंतराल है तो राशि पर लगता है। 5 साल के अंतर्गत अगर होता है उस पर आपका कुछ हो लगता है, इसमें कुछ टैक्स टाइप का है। उस घटना में उस वित्तीय वर्ष में संपूर्ण EPF राशि को योग्य आय माना जाता है। जो भी EPF की राशि होगी उसका योग्य, जो भी इनकम आएगी उससे आपको आय माना जाएगा। और दूसरा आपका जैसे कि 50,000 से है तो TDS लागू नहीं होता। अगर 50,000 रुपये से कम है तो आपका उसमें आवेदन में पैन जमा करना पड़ सकता है। जैसे कि TDS की दर 10% नहीं तो 30% टैक्स लगेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें फॉर्म, इसमें 15H और 15G एक डिप्लेक्शन फॉर्म है जो घोषित करता है TDS से बचते हुए। आपको ऐसे TDS में मतलब अपना फ़ंड आप जब भी अप्लाई करोगे उसमें आपका 15% TDS के रूप में कट सकता है अगर ये फॉर्म भरोगे नहीं। 15H और 15G है इसमें, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। गाइस अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।